गाइस वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की यूनिट फर्स्ट को। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे जो कि यूनिट फर्स्ट से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सारी की सारी यूनिट्स की वीडियोस अब जल्दी जल्दी आने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे क्या होते हैं और उनकी मेजर फंक्शंस क्या हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि इंटरमीडिएट की तरह काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में और यूजर के बीच में। तो यहाँ पे एक एंड पे यूजर होता है, यहाँ पे होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर, CS से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के रिसोर्सेज को और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशंस के लिए ताकि वो रन कर पाए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इसकी मेजर फंक्शंस क्या होता है। मेजर फंक्शंस की बात करें तो ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए काम आता है, क्योंकि एलोकेट करता है और डी एलोकेट करता है मेमोरी को ताकि प्रोसेसेस जो है वो प्रोसेस हो पाए। दूसरा, ये प्रोसेसर मैनेजमेंट में काम आता है, क्योंकि ये प्रोसेसेस को शेड्यूल करता है CPU के लिए ताकि CPU उनको एग्जीक्यूट कर पाए। तीसरा, डिवाइस मैनेजमेंट में काम आता है, क्योंकि ये मैनेज करता है डिवाइस के कम्युनिकेशन को वाया ड्राइवर्स। चौथा, ये फाइल मैनेजमेंट में काम आता है, क्योंकि हैंडल करता है फाइल के ऑपरेशंस को और उनके कंट्रोल्स को, ठीक है, उनके एक्सेस कंट्रोल्स को। फिफ्थ है हमारे पास ये स्टोरेज मैनेजमेंट में काम आता है, क्योंकि ये मैनेज करता है डेटा के स्टोरेज को और उसके रिट्रीवल को। रिट्रीवल का मतलब होता है डेटा को एक्सेस करना। सिक्स, सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल भी इसका फंक्शन होता है, क्योंकि ये डेटा को प्रोटेक्ट करता है, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। अनऑथराइज्ड एक्सेस इन सेंस कि अगर आपका लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है उसको आप ही अपने पासवर्ड से खोल सकते हैं। तो आप अगर अपने ही पासवर्ड से आप खोल रहे हैं तो आप तो उसकी ऑथराइज्ड यूजर हुए। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा बंदा आपके बिना जाने उस लैपटॉप को किसी भी तरीके से एक्सेस कर ले तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है। तो इसी से प्रोटेक्ट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम्स को। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये प्रोवाइड एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। आठवां, ये सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करता है, क्योंकि मॉनिटर करता है और ट्यून करता है सिस्टम की परफॉर्मेंस को। तो ये है इसके मेजर फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके मेजर फंक्शंस क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं? तो हमारे पास 8 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, छठा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सातवां है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक एक करके इनको हम आगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर जॉब्स की बैचेस होती हैं। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बैच ऑफ जॉब्स को प्रोसेस करता है जिनकी सिमिलर नीड्स होती हैं और इसके अंदर कोई यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता है। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसके अंदर कोई यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और इसके अंदर जॉब्स की बैचेस होती हैं, यानी कि प्रोसेसेस की बैचेस होती हैं। अगला है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करता है कि वो सिस्टम के रिसोर्सेज को शेयर कर पाए साइमल्टेनियसली अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हो सकता है शायद आपको लग रहा हो कि बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो और आप जल्दी जल्दी कवर कर पाए सारा कुछ। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैनेज करता है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स के ग्रुप को और उनको इस तरीके से अपीयर करवाता है ताकि वो सिंगल कंप्यूटर की तरह लगे। ठीक है, अगर हमारे पास 10 डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? इन सबको इस तरीके से दिखाएगा कि वो एक ही कंप्यूटर की तरह लगे। अगला है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर्स को जो कि एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन कंप्यूटर्स के लिए जो कि एक नेटवर्क पर कनेक्टेड होते हैं। अगला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वो प्रोसेस करता है रियल टाइम डेटा को, ठीक है, और इसका यूज करते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स में। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये अलाउ करता है मल्टीपल प्रोग्राम्स को कि वो कंकरेंट यानी कि एक साथ रन कर पाए और मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उनके इस काम को, उनके इस एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है। अगला है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है? ये यूज करता है मल्टीपल CPUs को
ताकि प्रोसेसेस जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो पाए। अगला है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि डिजाइन किया जाता है मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जैसे कि स्मार्टफोन्स हो गए और टैबलेट्स हो गए। तो इतना समझ गए, ठीक है। पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और डिफरेंस क्या है हार्ड रियल टाइम सिस्टम में और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में। तो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि RTOS क्या है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डिजाइन किया जाता है ताकि ऐसे एप्लीकेशंस को हैंडल किया जा सके जिनके अंदर रियल टाइम डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, प्रिसाइज टाइमिंग की रिक्वायरमेंट होती है और इनके ऊपर हाई रिलायबिलिटी होती है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिवाइसेस में यूज किया जाता है, ऐसे डिवाइस में यूज किया जाता है या ऐसे डिवाइस को हैंडल करता है, ऐसे एप्लीकेशंस को हैंडल करता है जिनके अंदर रियल टाइम डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती हैं, यानी कि अगर किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए डेट डिसाइडेड है तो उस डेट से पहले पहले वो टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या है, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती हैं, यानी कि जो टास्क है वो एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन से पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा इसका डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर होता है, क्योंकि इसमें हम गारंटी कर सकते हैं कि जो हमारे टास्क हैं वो उस डेडलाइन से पहले पहले खत्म हो जाएंगे। तो ये गारंटी करता है टास्क के कंप्लीशन को, इसीलिए इसका डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर होता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ये यूज़ किया जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स में, मेडिकल डिवाइसेस में और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की बात करें तो ये इसकी फ्लेक्सिबल डेडलाइंस होती हैं। फ्लेक्सिबल डेडलाइंस मतलब जो टास्क है वो इसके लिए एक मतलब डेडलाइन हमारे पास होती तो है कि इस डेडलाइन तक हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन ऑकेशनल डिलेज यानी कि किसी वजह से कोई अगर दिक्कत आ जाती है तो उन डिलेज को भी एक्सेप्टेबल किया जा सकता है। लेकिन हार्ड रियल टाइम सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी डिले हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है, ठीक है। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में अगर उन्होंने किसी वजह से सही से कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है कि प्लेन्स क्रैश कर जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हार्ड रियल टाइम सिस्टम में कि डेडलाइंस मीट हो, लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में ऐसा नहीं है। हालांकि इसके अंदर भी डेडलाइन तो है, लेकिन ऑकेशनल डिलेज क्या है वो एक्सेप्टेबल होता है। दूसरी चीज़ ये लेस प्रेडिक्टेबल होता है एज कम्पेयर टू हार्ड रियल टाइम सिस्टम, क्योंकि इसमें एक एम तो होता है कि जो हमारे टास्क हैं वो डेडलाइन से अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन ये गारंटी नहीं करता है कि हर एक टास्क उस पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मल्टीमीडिया सिस्टम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम्स और वीडियो गेम्स इसके एग्जांपल्स हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ लिया है, इसके डिफरेंस पढ़ लिए, इसके टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज़रूरी हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उससे पहले पानी पी लूँ और आप भी पी लीजिए, क्योंकि पानी सेहत के लिए अच्छा रहता है। अगला रियल टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, इसलिए इनको पढ़ के ज़्यादा जरूरी है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमने पढ़ लिया है कि इसका पर्पस क्या है, टास्क हैंडलिंग कैसे होती है, एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं। तो इसके बेसिस पे हम इसके अंदर डिफरेंस करने वाले हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया जाता है जिनके अंदर प्रिसाइज टाइमिंग और हाई रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। टास्क हैंडलिंग की बात करें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये एंश्योर करता है, ये दावा करता है कि जो टास्क हैं वो उनके एक स्पेसिफिक डेडलाइन से पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे। इसके एग्जांपल की बात करें तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इसका यूज़ किया जाता है। टाइप्स की बात करें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होते हैं। दूसरा है हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पर्पस की बात करें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करता है कि वो एक सिस्टम के रिसोर्सेज को साइमल्टेनियसली शेयर कर पाए, यानी कि ये हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज हैं और ये डिफरेंट क्या है, हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये सारे यूजर्स को अलाउ करेगा कि वो इस पार्टिकुलर सिस्टम रिसोर्सेज को साइमल्टेनियसली यूज कर पाए। टास्क हैंडलिंग कैसे होता है उसके बारे में बात करें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर CPU शेड्यूलिंग का यूज किया जाता है और मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है, ताकि हर एक यूजर को एक स्पेसिफिक स्मॉल टाइम स्लाइस मिल पाए ताकि वो इस रिसोर्स का यूज कर पाए। इसके एग्जांपल की बात करें तो यूनिक्स और मल्टीक्स में इसका यूज होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो ज़्यादा होता है, फास्ट होता है और इसके अंदर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंट होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी इश्यूज होते हैं, क्योंकि ये शेयर्ड रिसोर्सेज के ऊपर काम करता है। तो क्यों सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में समझते हैं, तो मान के चलिए ये हमारे रिसोर्सेज शेयर्ड रिसोर्सेज है। ये अगर किसी यूजर ने जो इसके साथ शेयर कर रहा है उसकी इस पार्टिकुलर रिसोर्स शेयर की जो यहाँ पर डेटा है उसको ऑल्टर कर दिया, उसको चेंज कर दिया, तो बाकी सारे टास्क में दिक्कत आ सकती है।
तो इसके अंदर ये सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी इश्यूज होते हैं, इसका डिसएडवांटेज है। तीसरा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का जो ग्रुप्स होता है उसको मैनेज करता है और उनको इस तरीके से अपीयर करवाता है कि वो ऐसे लगे कि सिंगल कोहेरेंट सिस्टम है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है कि जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको एक ग्रुप की तरह मैनेज करेगा और उनको इस तरीके से अपीयर करवाएगा कि वो एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम की तरह लगे। टास्क हैंडलिंग की बात करें तो इसके अंदर टास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स जो कि कनेक्टेड है वाया नेटवर्क। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो अमोएबा, प्लान 9। एडवांटेजेस की बात करें तो भैया स्केलेबल होते हैं, रिसोर्स शेयरिंग इसके अंदर अच्छी खासी होती है और इसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंस होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर मैनेजमेंट के में कॉम्प्लेक्सिटी आती है और कम्युनिकेशन ओवरहेड होता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा रियल टाइम में, टाइम शेयरिंग में और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका जो नोट्स है भाई वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, चैनल के बायो में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग और भैया मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंस क्या है। पर्पस की बात करें तो मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो एक सीपीयू को बिजी रखते हैं, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, सारा का सारा जो एग्जीक्यूशन है वो स्पीड तरीके से होता है, यानी कि फास्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल सीपीयू से यूज होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो रहा है कि एक ही सीपीयू का यूज होगा, मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल सीपीयूज होते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग की टास्क हैंडलिंग की बात करें तो इसके अंदर सेवरल प्रोग्राम्स जो हैं वो एक सीपीयू की मदद से कंप्लीट किए रहे होते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें तो मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो रन हो रहे होते हैं डिफरेंट सीपीयूज पे, इसलिए फास्ट होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूशन की बात करें तो एग्जीक्यूशन जो है वो प्रोग्राम्स के बीच में स्विच होता रहता है, यानी कि पहले एक प्रोग्राम होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। तो ऐसे ऐसे एग्जीक्यूशन स्विच हो रहा है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है कि हर एक सीपीयू जो है डिफरेंट टास्क जो है वो रन कर रहा होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते थे हम अर्ली कंप्यूटर सिस्टम्स में, मल्टी प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं मॉडर्न सर्वर्स में और सुपर कंप्यूटर्स में। मल्टी प्रोग्रामिंग की एडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर सीपीयू का ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है और इसके अंदर आइडल टाइम लेस होता है, यानी कि एक सीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। मल्टी प्रोसेसिंग की एडवांटेज की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा फास्टर होता है और ये ज़्यादा रिलायबल है। डिसएडवांटेज की बात करें मल्टी प्रोग्रामिंग की तो इसके अंदर केवल एक ही सीपीयू का यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको मैनेज करना थोड़ा कम्प्लेक्स है। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में ज़्यादा सीपीयूज़ का यूज़ होता है, उसको ज़्यादा कम्प्लेक्स तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो इसका डिसएडवांटेज है और इसको सेटअप करना एक्सपेंसिव होता है क्योंकि काफ़ी सारे सीपीयूज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है मल्टी प्रोग्रामिंग में और मल्टी प्रोसेसिंग में। नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप चलेगा चैनल से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है, ये सीपीयू को बिजी रखता है मल्टी प्रोग्राम्स के लिए। मल्टी प्रोसेसिंग क्या करता है, वो स्पीड अप करता है कंप्यूटिंग को मल्टीपल सीपीयूज़ के लिए। ठीक, और मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही सीपीयू यूज़ होता है, मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंट सीपीयूज़ हर एक टास्क के लिए यूज़ की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी थ्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो साइमल्टेनियसली रन हो रहे होते हैं एक सिंगल सीपीयू पे, इसलिए हमने पढ़ लिया था। अब पर्पस की बात करें तो इसके अंदर सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है क्योंकि मल्टीपल जॉब जो हैं वो एक ही सीपीयू पे काम कर रहे हैं, इसीलिए सीपीयू जो है वो उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके में क्या होता है, इसके अंदर आइडल टाइम नहीं होता है। 10 टास्क हैं तो जब तक 10 टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है तो ये बीच में रुक नहीं सकता है सीपीयू। एक टास्क कंप्लीट हो तुरंत दूसरा टास्क असाइन किया जाता है सीपीयू को, इसलिए सीपीयू का इसके अंदर पूरा यूटिलाइजेशन होता है, उसको खाली नहीं रहने देते। एग्जीक्यूशन की बात करें तो इसमें जैसे ही एक प्रोसेस एक टैब पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, अगर वो कंप्लीट हो गया है तो दूसरा प्रोसेस उसके टाइम में वेट कर रहा है। जैसे ही प्रोसेस पहला कंप्लीट होगा तो दूसरा इस प्रोसेस की जगह आ जाएगा और सीपीयू इसका यूज़ करके इसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। एग्जीक्यूशन क्या है भाई मल्टी प्रोग्रामिंग में, कि हर एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है एक टाइम पे। अगर एक प्रोसेस वेट कर रहा है तो अनदर प्रोसेस जो है वो यूज़ कर सकता है सीपीयू को। एफिशिएंसी की बात करें तो थोड़ा कम एफिशिएंट होता है मल्टी थ्रेडिंग के कंपैरिजन में, और थ्रूपुट की बात करें तो इसका जो थ्रूपुट है वो जनरली लोअर होता है मल्टी थ्रेडिंग के कंपैरिजन में। बात करें मल्टी थ्रेडिंग की तो इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स क्या है, थ्रेड्स मतलब सेपरेट कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मल्टी थ्रेडिंग में क्या हो रहा है, डिफरेंट मल्टीपल थ्रेड्स का यूज़ करते हैं, उनको रन करते हैं एक सिंगल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ये इंक्रीज करता है कंप्यूटिंग की स्पीड को, क्योंकि ये अलाउ करता है मल्टीपल थ्रेड्स को कि वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या था, अगर 10 टास्क हैं तो पहले एक कंप्लीट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पाँचवा होगा। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में ऐसा नहीं है, मल्टी थ्रेडिंग में पाँचों के पाँचों एक साथ ही हो रहे होते हैं एग्जीक्यूट।
एग्जीक्यूशन की बात करें तो मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं किसी भी सेम प्रोसेस के वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करें तो ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि इसके अंदर स्विचिंग का जो कंटेक्स्ट है वो रिड्यूस होता है और इसके अंदर शेयर्ड रिसोर्सेज का भी कंटेक्स्ट थोड़ा सही रहता है, इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट होता है। थ्रूपुट की बात करें तो इसका थ्रूपुट जनरली हायर होता है एज कम्पेयर टू मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसका समझ में आ गया होगा मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है साइमल्टेनियसली एक ही सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहे होता है। लेकिन मल्टीपल थ्रेड्स में क्या होता है, सिंगल प्रोसेस के अंदर जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं वो रन हो रहे होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर भैया सीपीयू कभी आइडल नहीं रह सकता, खाली नहीं बैठ सकता। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग की एग्जीक्यूशन की बात करें तो इसमें सेम प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होता है और ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि इसके अंदर स्विच नहीं हो रहा होता है। हमारा जो एग्जीक्यूशन का जो हमारे पास मल्टी प्रोग्राम्स हैं वो स्विच नहीं हो रहे होते हैं, जॉब्स जो है स्विच नहीं हो रही होती हैं। तो इतना डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रोसेसिंग और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग की डेफिनेशन की बात करें तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर सारे के सारे जो प्रोसेसर्स हैं वो एक कॉमन मेमोरी को शेयर करते हैं और उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर सारे प्रोसेसर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर टास्क एग्जीक्यूशन की बात करें तो हर एक प्रोसेसर जो है वो अपने टास्क को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर सकता है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर कम्युनिकेशन की बात करें तो प्रोसेसर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू शेयर्ड मेमोरी क्योंकि इनके अंदर एक कॉमन मेमोरी होती है। फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें तो अगर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर एक प्रोसेसर फेल होता है तो सिस्टम जो है रुकता नहीं है, सिस्टम कंटिन्यू करता रहता है, सिस्टम का फंक्शन कंटिन्यूस होता है और कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन की नीड रहती है क्योंकि कॉमन मेमोरी का शेयर कर रहे हैं और इसके अंदर लोड बैलेंसिंग थोड़ी सही रहती है। कॉस्ट की बात करें तो भैया सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ज़्यादा कॉस्टली होता है। आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके अंदर सारे प्रोसेसर जो है उनका सेम आर्किटेक्चर रहता है, तो ये तो होगी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि इसके अंदर कॉमन शेयर्ड मेमोरी होती है हर एक प्रोसेसर के लिए। अब बात करते हैं एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की। तो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की डिफरेंस क्या है कि एक इसके अंदर मास्टर प्रोसेसर होता है। तो अगर हमारे पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है तो उसके अंदर हर एक प्रोसेसर जो है हर एक प्रोसेसर उसका अपना अपना टास्क है। लेकिन एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, एक मास्टर प्रोसेसर होगा, उसके नीचे स्लेव प्रोसेसर्स काम कर रहे होंगे, स्लेव प्रोसेसर। ठीक है, तो मास्टर प्रोसेसर क्या करेगा, इसके अंदर मास्टर प्रोसेसर सारा का सारा सिस्टम उसको कंट्रोल करेगा और जो टास्क है वो ये मास्टर प्रोसेसर ही असाइन करेगा स्लेव प्रोसेसर्स को टास्क भी। टास्क एग्जीक्यूशन की बात करें तो केवल मास्टर प्रोसेसर जो है वो रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क को और स्लेव प्रोसेसर क्या करते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं असाइन टास्क को। तो जो टास्क मास्टर प्रोसेसर इन स्लेव प्रोसेसर्स को देता है उनको ही एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं स्लेव प्रोसेसर्स। लेकिन मास्टर प्रोसेसर जो है वो पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रहा होता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके अंदर लिमिटेड कम्युनिकेशन हो रही होती है प्रोसेसर्स के बीच में क्योंकि मास्टर प्रोसेसर ही कंट्रोल कर रहा है टास्क के डिस्ट्रीब्यूशन को। फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें तो अगर मास्टर प्रोसेसर फेल हो जाता है इस सिस्टम के अंदर तो स्लेव प्रोसेसर जो है वो मास्टर प्रोसेसर बन सकता है। अगर स्लेव प्रोसेसर फेल हो जाता है तो टास्क जो है वो रीअसाइन किया जा सकता है, यानी कि अगर ये वाला स्लेव प्रोसेसर फेल हो गया तो इसका टास्क शायद इसको भी दिया जा सकता है। तो इसमें कोई फॉल्ट टॉलरेंस आसानी से हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इनका डिज़ाइन सिंपल होता है क्योंकि मास्टर प्रोसेसर जो है वो हैंडल कर रहा होता है सारे टास्क को। कॉस्ट की बात करें तो चीपर होता है। आर्किटेक्चर की बात करें तो प्रोसेसर जो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं उनका डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है। तो ये डिफरेंस है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में और AMP में, यानी कि एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में। तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है भैया कि जो सारे के सारे प्रोसेसर्स हैं उनके पास एक कॉमन मेमोरी होती है और सारे के सारे प्रोसेसर्स को जो हमारा सिस्टम है वो इक्वली ट्रीट करता है। लेकिन एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में दो कैटेगरीज के प्रोसेसर्स होते हैं, एक होता है मास्टर प्रोसेसर और दूसरे होते हैं स्लेव प्रोसेसर। मास्टर प्रोसेसर जो है वो पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क जो हैं उस पर रन हो रहे होता है, लेकिन स्लेव प्रोसेसर जो है वो उन असाइन टास्क को कंप्लीट करते हैं जो कि मास्टर प्रोसेसर ने उनको दिए हैं। तो ये है डिफरेंस पूरा का पूरा। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। स्पूलिंग क्या होती है और एडवांटेजेस क्या है स्पूलिंग के बफरिंग के ऊपर। तो स्पूलिंग की बात करें तो इसका डेफिनेशन है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, यानी कि साइमल्टेनियसली जो पेरिफेरल ऑपरेशन हैं वो ऑनलाइन हो जाते हैं। इसके अंदर टेम्परेरी स्टोरेज होता है डेटा के लिए जो लेटर यूज़ किया जाता है आउटपुट डिवाइस के द्वारा। स्पूलिंग के पर्पस की बात करें तो ये मैनेज करता है डेटा के ट्रांसफर को बिटवीन डिवाइसेस, स्पेशली जब एक डिवाइस स्लो होता है। फंक्शन की बात करें तो स्पूलिंग का फंक्शन क्या है,
ये उस डेटा को टेम्परेली होल्ड कर सकता है मेमोरी के अंदर जब तक किसी प्रोग्राम को उसकी नीड ना हो या किसी डिवाइस को उसकी नीड ना हो। इसीलिए इसको प्रिंटर्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्पूलिंग का फ्रीक्वेंट यूज़ किया है, ये प्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है और क्यू प्रिंट जॉब्स के लिए काम आता है। बेनिफिट की बात करें तो ये एफिशिएंसी को एनहेंस करता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है कि जो स्लोअर डिवाइसेस है वो किसी वजह से डिले कर पाए सिस्टम के अंदर। तो स्पूलिंग क्या है भैया, ये मेमोरी के अंदर डेटा को टेम्परेली होल्ड करके रख सकता है। कब तक? जब तक कि किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी डिवाइस को उसकी नीड ना हो। डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, यानी कि एक टेम्पररी स्टोरेज की तरह काम करता है डेटा के लिए, जिसको लिटरली लेटर किसी भी आउटपुट डिवाइस के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करें इसके एडवांटेजेस की, ओवर बफरिंग, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि ये हैंडल कर सकता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को वन जॉब के अंदर और एग्जीक्यूट कर सकता है वाइल एग्जीक्यूटिंग अनदर। एडवांटेजेस क्या है स्पूलिंग के बफरिंग के ऊपर? तो पहला एडवांटेज क्या है भैया, ये इनपुट आउटपुट जो है किसी जॉब के उनको हैंडल कर सकता है वाइल एग्जीक्यूटिंग अदर। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन करता है, यानी कि ये यूज़ करता है डिस्क स्पेस को लार्ज बफर की तरह। ठीक है, कंकरेंसी की बात करें तो ये सपोर्ट करता है कंकरेंट प्रोसेसिंग को मल्टीपल जॉब्स के लिए। एरर हैंडलिंग इसकी बेटर होती है बफरिंग से, क्योंकि इसके अंदर बेटर रिकवरी होती है। जब भी सिस्टम क्रैश करेगा तो ये ज़्यादा तरीके से रिकवर कर पाएगा एज कम्पेयर टू बफरिंग। इसके अंदर रिमोट प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि ये प्रोसेस कर सकता है डेटा को एट रिमोट लोकेशन, यानी कि डिफरेंट लोकेशंस पर अगर डेटा पड़ा हुआ है तो भी हम स्पूलिंग की वजह से उस डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट करता है रिमोट प्रोसेसिंग को, इसलिए ये ज़्यादा एडवांटेजेस है इसकी बफरिंग के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर भाई आपको नोट्स तो मिल गया। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है? तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे आप 11th क्लास में बैच बन जाते हैं, बायो का बैच होगा एक होगा भैया हमारे पास मैथ वाला, एक आर्ट्स वाला और एक होगा हमारे पास कॉमर्स वाला। तो मैथ वाले बच्चे में डिफरेंट जॉब्स होंगी, सारे जो ये बैच बना है इसके अंदर सेम ही टास्क होगा सारे बच्चों का। ऐसे ही बायो वाले में, ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें जो सिमिलर टास्क जो होते हैं उनके बैचेस बना लिए जाते हैं। ठीक है, और उन बैचेस को एग्जीक्यूट किया जाता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि इसके अंदर यूजर का यूज नहीं होता है। ठीक है, जॉब्स जिनकी सिमिलर नीड्स होती हैं उनको एक बैच में एग्जीक्यूट किया जाता है या बैच किया जाता है और उनको सीक्वेंशली प्रोसेस किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर जॉब्स की बैचेस बनती हैं और इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। इंटरेक्शन की बात करें तो कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम में बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम किसी भी जॉब एग्जीक्यूशन के दौरान। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर यूजर जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता जब जॉब एक्सक्यूशन हो रही होगी। एफिशिएंसी की बात करें तो इनके अंदर प्रोसेसिंग जो है वो स्लो होती है, क्योंकि जो जॉब्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर। एफिशिएंसी की बात करें तो इनकी एफिशिएंसी स्लो होती है। सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात करें तो सीपीयू जो है वो आइडल रह सकता है ड्यूरिंग जॉब ट्रांजिशन। जब एक जॉब से जैसे 1 2 3 जॉब्स हैं तो पहली जॉब जब कंप्लीट हो रही होगी, जब कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद जब ये दूसरी जॉब यहाँ सीपीयू के लिए आ रही होगी तो उस ट्रांजिशन टाइम पे सीपीयू थोड़ा सा क्या रहता है, आइडल रह सकता है। टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो इनका टर्न अराउंड टाइम हाई होता है क्योंकि सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग हो रही होती है। यूज़ केस की बात करें तो ये ऐसे एनवायरनमेंट में यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर रिपीटेटिव और नॉन इंटरेक्टिव टास्क हो रहे होते हैं। नॉन इंटरेक्टिव मतलब यहाँ पे यूज़र जो है वो इंटरेक्ट नहीं करे। दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये अलाउ करता है मल्टीपल प्रोसेसेस को कि वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, इंटरेक्शन की बात करें तो इनके अंदर यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है सिस्टम के साथ जब भी प्रोग्राम रन हो रहे होंगे। एफिशिएंसी की बात करें तो इनका प्रोसेसिंग फास्ट होता है एज मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो शेयर करते हैं एक सीपीयू को। लेकिन बेस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेसिंग है वो स्लो होती है। सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात करें तो सीपीयू जो है वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा मल्टीपल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ हो रहा होता है और इसके अंदर आइडल टाइम थोड़ा रेड्यूस हो रहा है। टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो इनका लोअर टर्न अराउंड टाइम होता है क्योंकि शॉर्ट जॉब जो है वो कंप्लीटेड किया सकते हैं क्विकली। यूज़ केस की बात करें तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है जहाँ पे मल्टीपल टास्क जो हैं वो कंकरेंटली प्रोसेस होना ज़रूरी होते हैं, यानी एक साथ जहाँ पे
मल्टीपल टास्क ज़रूरी हैं उनको एग्जीक्यूट करना, वहाँ पे हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपकी यूनिट फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट था ये। तो पार्ट सेकंड के अंदर हम सारे के सारे जो और क्वेश्चंस रहेंगे उनको कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।